आज हम लोग शिफ्ट सेकंड का पेपर देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे उस पेपर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पेपर सेकंड के क्वेश्चंस को। अब ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन। इसमें बताना है कि मेमोरी साइज यूनिट्स बताना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कई सारी मेमोरीज आपके लिए जो कंप्यूटर में यूज होती है वो लिख दी है। तो पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आता है, देखिए। पहले हमें याद होना चाहिए कि जो बाइनरी होती है हमारी, वो आपकी जीरो हो सकती है या वन हो सकती है, ठीक है। इन दोनों से होती है हमारी बाइनरी। और बाइनरी, जैसे ये लिखा ना बाइनरी डिजिट, चलिए मैं थोड़ा सा कलर दूसरा ले लूं। ये लिखा है बाइनरी डिजिट। वन बिट में बाइनरी हो सकती है जीरो वन कुछ भी, ठीक है। अब फोर बिट यानी कि चार बिट, फोर बिट बराबर क्या होगा मालूम है आपको? यहाँ लिखता हूँ मैं, फोर बिट बराबर क्या होता है? वन नेवल होता है, NABBLE, ठीक है। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा था, ये इसमें नहीं था, लेकिन मैंने आपको बता दिया क्योंकि पेपर के अगर ध्यान में रखते हुए चीजों को डिस्कस किया जाए तो ज्यादा सही है। एक बिट बराबर बाइनरी डिजिट, एट बिट वन बाइट, 1024 बाइट। यानी कि इसमें सिंपल सा फंडा ये है, ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ये याद कर लो, 1024 1024 1024 1024, और बाद में याद कर लो कि 1024 बाइट, ठीक है। जैसे 1024 बाइट किसी ने आपसे बोला, आप बता देना 1 KB यानी कि किलोबाइट। आपसे किसी ने पूछा 1024 MB यानी मेगाबाइट, यानी 1024 MB किसी ने पूछा, तो आप बता देना कितना होता है, 1 GB। तो वैसे ही इसमें क्वेश्चन किया गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटिवली लार्जेस्ट मेमोरी साइज यूनिट। अब देखा जाए, ये क्वेश्चन आप लोगों को भी मालूम है कि क्वेश्चन घुमा के वो पेपर में रख सकते हैं। कैसे घुमाएंगे वो? यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, इनमें से लार्जर बताना है। आज आपके पास ये चार है, यानी कि आपके पास कौन कौन सा ऑप्शन है? आपके पास पहला है टेराबाइट, ये वाला ऑप्शन है। फिर है गीगाबाइट, ये वाला ऑप्शन है। किलोबाइट, ये वाला ऑप्शन है। और मेगाबाइट, ये वाला ऑप्शन। यानी कि इन चार ऑप्शन दे दिए। अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा हमारा? ये होगा टेराबाइट, 1 टेराबाइट, ठीक है। तो आंसर देखो 1 टेराबाइट। इसके बाद आप लोगों को इसको, वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके इन जो मेमोरी दी गई है इनको जरूर याद करना है। अब तक जो पूछा गया, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, यहाँ तक अब तक एग्जाम में कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन बना चुका है कि सबसे बड़ी कौन सी बाइट्स होती है या कौन सी मेमोरी होती है। उसने जीटा रखा था, योटा रखा था, ब्रोनो रखा था, एक्स रखा था। तो ऐसे में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये अल्फाबेट के अकॉर्डिंग है नहीं, E Z Y B, इसलिए इसको याद कर लेना, ठीक है। क्योंकि लास्ट में तो गिको बाइट आ जाता है तो ये फिर से जीबी हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे जीबी करते थे ना, जीबी। लेकिन यहाँ तक अब तक पेपर में पूछा जा चुका है, तो आपको मिनिमम कम से कम यहाँ तक तो याद करना पड़ेगा। और इसके बाद जिसकी मेमोरी अच्छी है वो इनको भी याद कर ले, क्योंकि इससे भी और भी ज्यादा मेमोरी बन चुकी है। अब तक पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन यहाँ तक था, लेकिन आगे वो आगे भी पूछ सकते हैं। तो कम से कम आपको पहले ये तो याद करनी ही पड़ेंगी। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा। आज हम लोग क्या है, आराम से डिस्कशन करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि पेपर में आपको याद करना ज़रूरी है। आप कोशिश किया कीजिए कि कॉपी में आप लोग इसको नोट डाउन करते जाएं। कैसे? जैसे आपने आज देख लिया, पढ़ लिया, फिर अपने मन से इसको नोट डाउन करके कॉपी में आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन हिंदी में है, ठीक है। हिंदी में भी आप क्वेश्चन देखते जाया कीजिए, मैं आपको क्वेश्चन का मतलब समझा दिया करूँ। अब ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इसमें से कोई ऑड यानी कि जो सबसे अलग है, यानी विषम, इनमें से क्या चीज अलग है? देखो, कोबोल, फोर्ट्रांस, पास्कल, असेंबलर। अब जो लोग कंप्यूटर के बारे में जानते होंगे तो शायद उन्होंने इसका नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है कि सबसे पहले हमारा जो कंप्यूटर होता था वो बाइनरी, या कह सकते हो मशीन भाषा समझता था, ठीक है। उसके बाद लोग बागों ने और स्टडी किया,
तो असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज बनाई, और उसके बाद और स्टडी किया तो फिर उन्होंने हाई लेवल लैंग्वेज बना दी। अब इसमें क्या था, असेंबली में क्या था, हाई लेवल लैंग्वेज में हमारा आता है फोरट्रांस, जो ये लैंग्वेज है, ठीक है। ये लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर में कई बार आया है। कैसे आया कि कहते हैं कि सुपर कंप्यूटर में कौन सी लैंग्वेज का यूज होता है, यानी कौन सी कंप्यूटर भाषा का यूज करते हैं। तो सुपर कंप्यूटर जो होता है ना, यानी कि जो ऐसे कंप्यूटर जो बहुत बड़ी डेटा को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। यानी कि जैसे जो साइंटिस्ट वगैरह जो होते हैं वो लोग स्टडी करते हैं और बहुत सारा डेटा उनके कंप्यूटर में स्टोर रहता है, ठीक है। तो उनके कंप्यूटर करीब एक एक बिल्डिंग बराबर तक होते हैं, ठीक है। उसमें वो डेटा ही डेटा रखे रहते हैं और उनकी स्पीड देखा जाए तो बहुत ज्यादा फास्ट होती है, ठीक है, जितनी हम लोग कंप्यूटर की तो सोच भी नहीं सकते। तो ये है फोरट्रांस, कोबोल और पास्कल, ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। असेंबलर आपकी हाई लेवल लैंग्वेज या कह सकते हो लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। इसमें क्या होता था, देखो सबसे पहले मशीन लैंग्वेज आई 0 1 वाली, इसके बाद इसको असेंबल, यानी कि जैसे मान के चलो 0 1 0 1 0 1, इनको इन्होंने कोड दे दिया ऐड, सब्ट्रैक्ट, तो ऐसे इन्होंने कई सारे कोड दे दिए, तो वो कहलाते थे नेमोनिक्स, ठीक है, उसको हम कहते थे नेमोनिक्स, जो आपको क्या करते थे, लो लेवल मशीन इंस्ट्रक्शन को बताते थे, ठीक है। और अगर देखा जाए तो सबसे पहली फर्स्ट आपकी कह सकते हो हाई लेवल लैंग्वेज जो थी ना, वो थी आपकी फोरट्रांस, जो जिसका यूज कहाँ करते हैं लोग, सुपर कंप्यूटर में जिसका यूज करते हैं। सुपर कंप्यूटर कौन यूज करते हैं, साइंटिस्ट यूज करते हैं, या बहुत बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएं वगैरह तो ये वहां यूज होते हैं, ठीक है। सुपर कंप्यूटर अभी देखा जाए तो फुगाकी सबसे ज्यादा मतलब अभी तक सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है फुगाकी, जो आपका कहाँ पे है, आपका जापान में है, ठीक है, इसको भी याद रखना। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन और, मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था आईबीएम का फुल फॉर्म क्या है। यहाँ बताया गया है कि फोरट्रांस जो लैंग्वेज है, यानी कि फॉर्मूला ट्रांसलेशन जो भाषा है या जो हाई लेवल लैंग्वेज है, इसको आईबीएम ने बनाया था, आईबीएम का फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपको बताना है, कोशिश किया कीजिए कि आप बताएं, जिससे आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। ये इसका हिंदी में है। इसमें थोड़ा सा मैंने और इसमें एक चीज और बता दी थी, ये भी आप देख लीजिए। देखिए आप लोगों को क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, आपको क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है एक क्वेश्चन से, मेरा मानना ये है। जैसे आपने कोबोल पढ़ी, फोरट्रांस पढ़ी, पास्कल पढ़ी, वैसे ही पाइथन हो गया, विजुअल बेसिक हो गया, ठीक है, डिल्फी हो गया, पैरेलल हो गया, और पीएचपी हो गया, रूबी हो गया, सी शार्प हो गया, जावा हो गया, ये भी सभी क्या है, आपकी हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, यानी उच्च स्तरीय भाषाएं सभी। चलिए अब हम लोग आते हैं फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें पूछा है उन्होंने, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो जो जिन बच्चों ने पहले की जो वीडियोस देखी होंगी ना, मैंने 2 अभी वीडियोस डाली हैं आपकी सीपीसीटी बेस पर, उसमें मैंने बताया है, ठीक है। अब इस पूछा एएलयू का फुल फॉर्म क्या है। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारा एक कंप्यूटर सिस्टम होता है, ठीक है, और कंप्यूटर सिस्टम में हम लोग कई सारी चीजें कनेक्ट कर लेते हैं, जैसे माउस कनेक्ट कर लिया, कीबोर्ड कनेक्ट कर लिया, इसको हम लोग सीपीयू से कनेक्ट करते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू से हम लोग कनेक्ट करते हैं तीनों चीजों को। तो क्या होता है, कोई भी जैसा डिवाइस, जैसे ये कीबोर्ड एक डिवाइस है, माउस एक डिवाइस है, सीपीयू को बताता है कि हमें ये करना है वो करना है, यानी कि इसने क्या किया, इनपुट दिया, यहाँ क्या होने वाली है, प्रोसेस होने वाली है, प्रोसेस होने के बाद ये डिसाइड करने वाला है कि इसको हमें यहाँ पर दिखाना है या इसको क्या करना है, सेव करना है, ठीक है। तो अब देखिए सीपीयू में होता है आपका एएलयू, सीयू और मेमोरी। कोई भी इंस्ट्रक्शन, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, उसने कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया तो वो आएगा कंट्रोल यूनिट के पास, ये डिसाइड करता है कि हमें इस इंस्ट्रक्शन को कहाँ भेजना है, तो इसने इसको यहाँ भेज दिया एएलयू में। अब यहाँ पे अगर कोई कैलकुलेशंस होगी, किसी भी प्रकार का लॉजिक होगा, ठीक है, तो ये सारी जो प्रोसेस होगी वो आपकी होगी एएलयू में।
जब ALU सारी प्रोसेस कर लेगा, जैसे मान के लीजिए आपने 2+2 किया, ठीक है, और कंप्यूटर्स को इतना इंस्ट्रक्शन दे दिया कीबोर्ड से, अब इसका आउटपुट जो आना है वो 4 आना है। तो ये कंट्रोल यूनिट ने कहा है कि इस हम जो इंस्ट्रक्शन को है, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन ये दिया गया है, इस इंस्ट्रक्शन को हमें कहाँ भेजना है। तो इसने इस इंस्ट्रक्शन को भेज दिया कहाँ पर, ALU के पास, ठीक है। ALU ने आउटपुट दिया 4, कंट्रोल यूनिट के पास आया आंसर 4, और ये आपको आउटपुट डिवाइस या आउटपुट जितने डिवाइस होते हैं, तो आउटपुट डिवाइस यानी कि मान लीजिए मॉनिटर हमारा कनेक्ट है, तो मॉनिटर पे ये हमें आंसर 4 दिखा देगा, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट का काम ये था, ALU का काम ये था। आप कोई फाइल बनाते हो, आपको सेव करके रखना है कि आप चाहते हो कि आज हमने काम कर लिया, हम 2-3 दिन में फिर उसको चेक करेंगे, तो वो होती है मेमोरी, ठीक है। तो वो मेमोरी में जैसे हार्ड डिस्क में आपने सेव कर दिया, ठीक है, तो ये मेमोरी है। इसके बारे में भी मैं काफ़ी डिस्कशन कर चुका था पहले, तो इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा और डिटेल में लिखना है, सीखना है। अगर किसी को डाउट्स होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ओके। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हिंदी में है, ठीक है, इसको देख लेना स्क्रीनशॉट निकाल के। अब ये क्वेश्चन आया था, तो हमारे CPCT जो एग्जाम बनाने वाले हैं उन्होंने शायद मिसप्रिंट कर दिया हो यहाँ कहीं से, VGA का फुल फॉर्म पूछा था। VGA होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे, ठीक है, वीडियो ग्राफिक्स एरे। इस वजह से इस क्वेश्चन के आंसर सभी को मिल चुके हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है भाई कि जो आप लोगों का पॉइंटर होता है ना, उसमें क्या होती है, उसी को हम लोग कहते हैं, इसमें क्या होती है, वीडियो वगैरह शो होती है, और इसमें जो केबल कनेक्ट होती है उसको हम बोलते हैं VGA केबल, जो हम लोग CPU में लगाते हैं, ठीक है। इसमें इस तरह से 15 करीब पिन होती है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। ये हिंदी में था लेकिन गलत था, कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है देखिए, ये था कि आपका नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या होता है। वैसे तो प्राइमरी मेमोरी होती है ना, उसमें 2 होती हैं, एक होता है रोम और एक होता है रैम, ठीक है। रैम ऐसी मेमोरी होती है, इसमें क्या होता है, जब तक आपका कंप्यूटर ऑन रहेगा, कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक इसमें डेटा रहता है, और जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑफ कर देते हो, डेटा कंप्यूटर से डिलीट हो जाता है, ठीक है। और रोम था रीड ओनली मेमोरी। ये डेटा आपका बायोस में होता है। आप पूछोगे सर बायोस क्या है, बायोस का फुल फॉर्म पेपर में आता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस क्या होता है कि जब कंप्यूटर आपका बनाया जाता है, यानी कि आपका जैसे कंप्यूटर है, आप लोगों ने तो खरीद लिया, इसको पहले बनाना पड़ता होगा कंपनी या फैक्ट्री वगैरह में, तो उसको जब बनाया जाता है तो उसमें कुछ चिप्स वगैरह लगा दी जाती हैं, उनमें कुछ प्रोग्रामिंग कर दी जाती है, वो आपका रोम में स्टोर होती है, इसलिए इस वाली प्रोग्रामिंग को सिर्फ हम पढ़ सकते थे, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा है नॉन वॉलेटाइल, यानी कि आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी मेमोरी है जो नॉन वॉलेटाइल है, यानी कि आपका देखिए रैम रैम रैम, यानी कि ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं, तीनों में रैम है, यानी कि इन तीनों में क्या होगा कि लाइट जाने के बाद डेटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। लेकिन फ्लैश मेमोरी ऐसी है जिसमें डेटा लाइट जाने के बाद भी रहेगा। क्यों रहेगा, जैसे आपका फ्लैश ड्राइव मान लो, आपका जैसे आपने पेन ड्राइव देखी, पेन ड्राइव हम लोग जानते हैं, पेन ड्राइव हम लोग कंप्यूटर में लगाते हैं, उसमें कोई भी डेटा हम लोग कॉपी वगैरह कर लेते हैं, कंप्यूटर ऑफ कर दिया तो कंप्यूटर का डेटा जो भी हमने इसमें पेन ड्राइव में रखा है वो इसमें रहता है, ठीक है। तो नॉन वॉलेटाइल का मतलब ये है। मैंने सिर्फ आपको एक आसान तरीका बताया है कि जो रैम होती है, देखो अगर आपको रैम का मतलब समझ आ गया ना, फिर आप समझ जाओगे कि इसमें टिक क्या कर रहा था, ठीक है। रैम का फुल फॉर्म भी होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने सबसे आसान भाषा में आपको बताया है, और फिर भी कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। ये हिंदी में है। अब है बिट हैज ए। अच्छा, बिट में क्या होता है, अभी मैंने बताया था जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था हम लोगों ने। क्या होता है बिट में, बताओ बताओ, 0 या 1 होता है, वही पूछा है इसने। उसको क्या कहते हैं, हम लोग बाइनरी कहते हैं, सिंपल। कंप्यूटर ज्यादा कुछ टफ क्वेश्चन नहीं पूछता, बस उसी को घुमा फिरा के आपके पास रख देता है, इसलिए एक क्वेश्चन के बारे में आपको डिटेल जानना बहुत जरूरी है।
इसलिए मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि अगर क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है तो आपसे बन जाए, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन हिंदी में था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग विंडोज़ चलाते हैं, विंडोज़ 7 हो गया, विंडो 10 हो गया, इसमें एक होता है स्नाइपिंग टूल। ठीक है, स्नाइपिंग टूल होता है। इससे क्या होता है, देखिए क्या होता है कि हम लोग जैसे ये अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग जैसे मोबाइल में स्क्रीनशॉट निकालते हो ना, वही काम इसका होता है स्नाइपिंग टूल का। इससे क्या होता है कि हम लोग किसी भी चीज़ का स्क्रीनशॉट निकाल लेते हैं और कॉपी कर लेते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा आपको एक बता देता हूँ कि स्नाइपिंग टूल कैसे दिखता है। थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिकल कर लोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा, हाँ ये अच्छा बता दिया सर। तो जस्ट वेट, स्नाइपिंग टूल अभी ओपन हो रहा है। तो देखिए ये मेरे पास विंडो 10, इसमें मैंने स्नाइपिंग टूल को ओपन कर लिया है। इसमें हम लोग काम कैसे करते हैं, ये लिखा है न्यू। ठीक है, मैं करूँगा न्यू पे क्लिक। ठीक है, फिर ये मुझे एक जगह दे देगा कहाँ का मुझे स्क्रीनशॉट निकालना है। मान लीजिए मैंने इतना स्क्रीनशॉट निकाल लिया। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट मैंने निकाल लिया, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने से ये फोटो जो होगी वो क्लिप पार्ट में चली जाएगी। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, मैं उसको सेव नहीं करना चाहता, तो ये मैंने आपको प्रैक्टिकली ही बता दिया है। तो स्नाइपिंग टूल क्या होता है, विंडोज में होता है, स्क्रीनशॉट निकालने का काम आता है। क्योंकि पेपर में आज तो उन्होंने ये पूछ लिया, कल ये भी पूछ सकते हैं कि भाई स्क्रीनशॉट निकालने के लिए इनमें से कौन सा टूल यूज करते हैं। नोटपैड रख देंगे, स्नैपिंग टूल रख देंगे, और भी कई सारे टूल रख सकते हैं। इसलिए आपको याद होना चाहिए कि कॉपी वगैरह करने से ये क्लिप बोर्ड में स्टोर हो जाता है, यानी कि आप टेम्परेरी कहीं पे स्टोर होता है। ठीक है, क्लिप बोर्ड जिसको कहते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, मुझे गाना याद कर गया। ठीक है, ये हिंदी में है। ये है आप नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अभी इससे पहले जो हमारा लेक्चर था उसमें भी हम लोग काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके थे। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि डेटा एनालाइज क्या होता है। देखिए क्या होता है कि बहुत सारा जब डेटा हमारे पास होता है, ठीक है, बहुत सारा डेटा पढ़ने के लिए होता है, उसमें से हमें कुछ कंक्लूजन निकालना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग किताब में कोई कहानी पढ़ते हो और कहानी का आप सारांश बताते हो ना, वैसे ही है कि बहुत सारा कच्चा मटेरियल, यानी कि आपको बहुत सारा डेटा दे दिया जाएगा, उसमें से आपको कंक्लूजन निकालना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा, यानी कि ठीक तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप उसका एनालाइज निकाल पाओगे, अदरवाइज मुश्किल होगा। ठीक है, इसके बाद क्लाउड। जनरली देखो डेटा क्लाउड कंप्यूटिंग में हमारा इसका मतलब ये होता है कि जो डेटा है वो इंटरनेट पे किसी सर्वर पे रखा गया। ठीक है, डेटा वेयर हाउसिंग क्या होता है कि डेटा का कलेक्शन, यानी डेटा को कलेक्ट करना होता है या डेटा को इकट्ठा करना, डेटा वेयर हाउसिंग कहलाता है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका हिंदी में है, आप लोग हिंदी में इसको देख सकते हैं। इसके बाद ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर का। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन बहुत कम लोगों से बनेगा क्योंकि ये किताबों में नहीं मिलते ऐसे। ठीक है, इनको डिटेल में पढ़ना पड़ता है तब जाके मिलते हैं। पहली बात तो ये लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर क्या होता है, जिसमें कि रेज निकलती हैं। आपको सर ऐसे थोड़ी कोई प्रिंटर होता है जिसमें रेज निकलती। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। इसमें पूछा है कि हाउ मेनी डिफरेंट फेजेस, यानी कि कितने फेज होंगे, या कह सकते हो कि जैसे एक काम को पूरा करने में हमें कितने पार्ट्स में उस काम को डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिफरेंट फेजेस ऑफ लेजर प्रिंटर फॉर यूजिंग प्रिंटिंग। तो इसमें 6 फेजेस हैं। अब देखिए यहाँ फेज देख लीजिए, क्लीनिंग हो गया, कंडीशनिंग हो गया, राइटिंग हो गया, डेवलपिंग हो गया, ट्रांसफर हो गया, फ्यूजिंग हो गया। सर ये फेजेस तो हमें याद ही नहीं होंगे। अच्छा, आपको याद नहीं होंगे तो फिर इसके लिए एक और सॉल्यूशन है। देखिए सिंपल सा है, आपको क्या करना है, आपको लेजर प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालना है। ठीक है, तो मैं बड़ी आसान तरीके से बताऊंगा कि क्या होता है कि पहले हम लोगों ने यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब जिस पेज का हमें प्रिंट निकालना है या जो पेज हमें फोटोकॉपी करना है, मान लीजिए लेजर प्रिंटर से, तो क्या होता है कि पहला जो पेज है वो इंसर्ट होता है। ठीक है, इंसर्ट होने के बाद इसमें एक चार्ज दे दिया जाता है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज पेज पे स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज को लगा दिया जाता है। और इसके बाद ये चार्ज इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जो ड्राई इंक होगी, क्योंकि लेजर प्रिंटर में मैंने बताया था हम लोग ड्राई इंक का यूज करते हैं, तो ड्राई इंक को यहाँ पर पेज पे चिपकाने के लिए, ठीक है, जैसे इंक इस पे चिपक जाए। और फिर क्या होता है, देखिए सबसे पहले क्या होता है कि पेज हमने डाला और यहाँ पर
इस पे लाइट पड़ती है। जब ये लाइट पड़ती है तो यहाँ पे एक ग्लास लगा रहता है, ग्लास का रिफ्लेक्शन आता है ड्रम पर, ठीक है, ड्रम पर ग्लास का रिफ्लेक्शन आता है। और जब इस पे रिफ्लेक्शन आता है तो यहाँ पे क्या होता है कि जितना भी जो कुछ पेज में लिखा हुआ है इस ड्रम पे प्रिंट हो जाता है। फिर प्रिंट होने के बाद यहाँ पर जो टोनर होता है वो इसमें उस जगह पर क्या करता है, इंक डालता है, ठीक है। तो जिससे जो जो लिखा हुआ है वहां पे एक इंक आ जाती है। फिर पेपर यहाँ से गुजरता है तो वो इंक पेपर पर आ जाती है, ठीक है। लेकिन इंक क्या थी, सूखी थी, इसलिए क्या होता है फिर वो फ्यूज होने जाता है, ठीक है, फ्यूजिंग वाली रिएक्शन में। तो यहाँ पे क्या होता है, उस इंक को इतना हीट किया जाता है, इतना गर्म किया जाता है कि वो इंक पिघल कर पेज पर अच्छे से बॉन्ड हो जाती है, यानी चिपक जाती है। और इस तरह से ये होती है एक प्रोसेस जिसमें क्या होता है, लेजर प्रिंटर काम करता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, क्लीनिंग। क्लीनिंग का मतलब ये है कि हमें पहले ये चेक करना पड़ता है, या कंप्यूटर ये चेक करता है कि जो ड्रम है ये आपका क्लीन है कि नहीं है, कि जैसे इस पे इंक वगैरह तो नहीं है। तो जैसे एक बार पहले स्टार्ट वगैरह करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, तो वो पहले ये चेक करता है। फिर होता है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का मतलब होता है कि आपको पेज में एक चार्ज देना पड़ेगा और आपको इस पे एक चार्ज देना पड़ेगा ड्रम पर, ठीक है, क्योंकि ड्रम पे हम जब चार्ज देंगे तभी तो इंक वगैरह चिपकेगी उस पे। इसके बाद क्या होता है, राइटिंग। राइटिंग यानी कि जो ये देख रहे हो आप लोग, लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही थी, लाइट यहाँ पे आ रही थी, तो जो कुछ इसमें लिखा था लेटर वो इसमें प्रिंट हो रहे थे, यानी कि ड्रम पर वो लाइट पड़ रही थी, तो वो लेटर इस तरह से लिखे जा रहे थे ड्रम पर, ठीक है। तो वो कहलाता है राइटिंग। डेवलपिंग में क्या होगा, डेवलपिंग में हमारा क्या होने वाला है कि हम लोगों ने ये देख लिया, अब यहाँ पे पेज यहाँ पे आएगा, ठीक है, पेज यहाँ पर आएगा और इसमें क्या हो जाएगा कि अब इसको ये ट्रांसफर करने वाला है, यानी कि इस इंक को पेज पर डालने वाला है, ठीक है। डेवलपिंग के बाद ट्रांसफरिंग होगा, और जब ये इस पेज पे डाल देगा इस इंक को, तो ये इंक ऐसी होती है कि आप उंगली ऐसे रखोगे ना तो पूरा निकल जाएगी। तो उस इंक को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फ्यूजिंग रिएक्शन होती है। तो इस तरह से ये फेजेस होते हैं कि भाई पहले क्लीन करना पड़ेगा, फिर चार्ज को ट्रांसफर करना पड़ेगा, फिर बीम आएगी लाइट की बीम से इसमें लेटर्स वगैरह प्रिंट होंगे, फिर इसमें इंक डाली जाएगी, इंक डालने के बाद इसमें प्रिंटिंग होगी। तो ये इस तरह से पूरी एक प्रोसेस होती है। तो इस प्रोसेस को याद रखना, क्लीनिंग सफाई होगी। कंडीशनिंग में क्या होगा कि इस पे आपके जो चार्ज होंगे वो लगाए जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद राइटिंग में क्या होगा, राइटिंग में क्या होगा, जो ड्रम है आपका, ड्रम पर आपके क्या होंगे, ये स्कैनिंग होगी, यानी कि जो ये लेटर्स है ये टाइप किए जाएंगे। डेवलपिंग में क्या होगा कि जो आपका ड्रम है वो इस पे इंक वगैरह डाल देगा। और ट्रांसफर में क्या होगा, इस इंक को ट्रांसफर हो जाएगा पेज में, तो पेज में ये चीज़ वो आ जाएगी। और फ्यूजन में क्या हो जाएगा कि ये चीज़ इस फिर से एक रोलर से होती हुई जाएगी, जहां पर ये अच्छा सा बॉन्ड हो जाएगा, यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा, जिससे आपका एक पेपर प्रिंट होता है। मैंने ये आपको इसलिए बता दिया क्योंकि अभी 2 बार लेजर प्रिंटर से क्वेश्चन बन चुका है, तो क्या पता आगे वो आपसे ये पूछ ले कि भाई इसमें थर्ड प्रोसेस क्या होती है, इसमें कौन कौन सी प्रोसेस नहीं होती है, तो इस तरह से वो ऑप्शन आपको दे देगा। तो ये आपको याद रखना जरूरी है। अब आपको याद हो जाएगा, आप 1 से 2 बार थोड़ा सा इसको वीडियो को देख सकते हैं और आपको ये चीज़ बन जाएगी। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो भी देखो वो आपके बहुत काम आ जाए, एक क्वेश्चन आपके 10 क्वेश्चन के बराबर बने, इसलिए मैं एक क्वेश्चन पे थोड़ा सा आपको डिटेल में समझा देता हूँ। नेक्स्ट ये है, कुकीज क्या होता है। कुकी देखो, मैंने डेयरी मिल्क वाला जो चॉकलेट कलर है वो मार्कर भी ले लिया, लेकिन ये खाने वाली कुकी नहीं है। क्या होता है कि जैसे आप लोग इंटरनेट चलाते हो जब आप लोग, तो क्या होता है कि हम लोगों ने बैठ के, चलो मान के चलो हम लोग इंटरनेट चला रहे हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने कोई वेबसाइट खोली, जैसे गूगल खोली, फेसबुक खोली, बहुत खोलते हैं हम लोग, इंस्टा खोली, ठीक है। तो इस तरह की हम लोगों ने वेबसाइट, या कोई भी वेबसाइट हो सकती है, वो XYZ, ठीक है, कोई भी हो सकती है। जब हम लोग वेबसाइट वगैरह खोलते हैं तो इन वेबसाइट में क्या होता है कि एक कुकी को प्रोग्राम किया जाता है। कुकी यानी कि एक छोटा सा कंप्यूटर का प्रोग्राम मैंने बताया था कि किसी भाषा में लिखा जाने वाला कोड था एक, ठीक है। तो कुकीज बना दी जाती है, वो क्या करती हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन को यहाँ पर सेव कर लेती है, यानी कि ब्राउजर जो होता है ना, ब्राउजर पे क्या वो सेव कर लेती हैं, और सेव करने के बाद वो गूगल के पास, इंस्टा के पास, फेसबुक के पास हमारा डिटेल, कि हमने कितने टाइम सिस्टम चलाया, क्या गूगल से सर्च किया, क्या इंस्टा सर्च किया, इस तरह की जो जानकारी कुकीज़ में डाल दी जाती है कि आपको इतनी जानकारी हमारे सर्वर तक लाना है। तो कुकी ये काम करती है, समझ रहे हो, ठीक है।
तो अब इसमें देखो पासवर्ड स्टोर करती है। अब देखो इसमें स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर एंड वेब एक्टिविटी, यानी कि जो आप लोग इंटरनेट या वेबसाइट चला रहे हो उससे रिलेटेड, यानी कि मैंने बताया कि गूगल में आप क्या सर्च कर रहे हो, फेसबुक में आप क्या देख रहे हो, जैसे आप लोग देखते हो ना। क्योंकि देखो इससे उन्हें क्या जानकारी मिलती है, आपने जैसे फेसबुक में देखा और आप लोग जैसे कोई चीज सर्च करते हो, जैसे गूगल को मालूम है कि आप लोग अभी शूज सर्च करते हो कि भाई हमें एक शूज खरीदना है या कंप्यूटर खरीदना है, तो ये डिटेल इनके पास पहुंच चुकी है। फिर ये क्या करेंगे, उससे संबंधित यानी कि जो आपके अकाउंट होंगे उससे संबंधित जानकारी आपके क्या होंगे, कंप्यूटर में आने लगेगी। आप लोगों ने देखा होगा कई बार, जैसे हम लोग कोई चीज सर्च करते हैं और फिर अगर हम इंस्टा चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, तो उसी से संबंधित वो ऐड वगैरह कई बार हमें दिखने लगते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये कुकीज क्या होती है, कुकीज के द्वारा एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है जो आपकी सर्वर पे स्टोर कर दी जाती है। तो ये आंसर इसका सही होगा। ठीक है। शॉर्ट वीडियो इसलिए है कि आप लोग इसको आसानी से देख सको। ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हो शॉर्ट वीडियो, तो शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। और आप चाहते हो कि लॉन्ग वीडियो, जैसे मान के चलो, क्योंकि अगर एक पेपर को सॉल्व करना है तो इसमें डिटेल में क्वेश्चन बताने में काफी टाइम लग जाता है, तो कम से कम 50 से 60 मिनट की एक वीडियो बनती है। ठीक है। तो इसलिए मैंने ये शॉर्ट वीडियो बनाई है। और अगर आपको इस तरह की शॉर्ट शॉर्ट वीडियो में क्या होता है कि हम लोग जल्दी से जल्दी देख लेते हैं और हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। टाइम वेस्ट नहीं, टाइम तो खैर कीमती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जो कम टाइम दे पाते हैं पढ़ाई के लिए, उन लोगों के लिए शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बना दी जाएगी। तो आप लोग बता देना। और थैंक यू। मेहनत लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।